हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट बिजनेसेस की सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है डिवाइस कर सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गाइस, जब कभी मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करता हूं विद रिगार्ड्स टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, आज के टाइम में एक चीज जो है वो हमारे सामने आ जाती है कि हम किस टाइप की कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं या हम लोग ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। गाइस, पोस्ट कोविड आप भी इस चीज को समझते हैं और अच्छी तरीके से आपने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पोस्ट कोविड बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थी वो ऑनलाइन चली गई थी, और आज के टाइम में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है, मतलब कोविड से पहले भी मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया और कोविड के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया। तो वो जो भी सारा मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हमने समझी हैं, वो सभी चीजें मैं पॉइंट वाइज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर जो मेरा फोकस रहेगा वो थोड़ा सा हाइब्रिड अप्रोच के ऊपर रहेगा, क्योंकि जब हम कोचिंग ओनर से मिलते हैं ना, तो वो भी हमें बताते हैं कि हमें बहुत टाइम लगा था, मतलब सालों दसियों साल हमें लगे थे अपनी ऑफलाइन ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में। ऐसे में जब चीजें ऑनलाइन गई तो उन्हें ऑनलाइन जो पोटेंशियल था उसको तो एक्सप्लोर करना ही करना था, मजबूरी थी। कोविड के टाइम में उन्हें ऑनलाइन जाना ही पड़ा। बट वहीं पर आज के टाइम में जब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं, वो वापस ऑफलाइन मोड के ऊपर आ चुके हैं और वो हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो के अंदर दोनों ही टाइप के बिजनेस मॉडल्स के अराउंड जो है वो स्ट्रैटेजीज रहेंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एक एक पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मेजर जो मैं बात करूंगा वो होंगी लीड जनरेशन के अराउंड। इस चीज को भी आप लोग समझ लें, क्योंकि जब हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आप इस बात को समझें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर मैं ऑन एन एवरेज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस की मैं बात करता हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं जैसे अगर 40,000 to 80,000 के बीच में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है, जैसे कोई आईआईटी कोचिंग है, तो आईआईटी कोचिंग की जो फीस है वो मान के चलते हैं 40,000 से 80,000 एनुअल फीस है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो एक तरीके से ये जो आप यहां पर इसका प्राइस वैल्यू देख रहे हो, इसके हिसाब से आप ये मत सोचो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा जाएगा और यहीं से वो परचेज कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं है। कोई 100, 200, 300, 400 रुपए वाली चीज नहीं है, इंपल्स बाइंग नेचर की चीज नहीं है, है ना। तो यहां पर जो मेन फोकस होता है, चाहे हम वो ऑर्गेनिक मेथड से करें चाहे हम पेड मेथड से करें, ज्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो होता है हमारा लीड जनरेशन के ऊपर। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप देखोगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजीज हो चाहे वो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजीज हो, वो फोकस इसी चीज के ऊपर करती हैं कि हमें लीड जनरेशन करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंटेंट मार्केटिंग भी करी जा रही है, अगर ब्लॉगिंग भी करी जा रही है अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसका भी पर्पस यही होता है कि वहां पर हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालें, लोग उससे या स्टूडेंट्स उससे या पेरेंट्स जो हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो और हमें वहां से लीड्स जो हैं वो मिले। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज अभी आप देखोगे इस वीडियो में, वो सब स्ट्रैटेजीज एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज की तरफ पॉइंट करती हैं। तो मुद्दा यह है कि हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या वो चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए काम करी हैं वो आपके लिए भी काम कर सकती हैं। सबसे पहले जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जब कभी आप किसी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने जाते हैं, आपको उस बिजनेस का नेचर जो है वो समझना होता है। तो अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस की बात करूं तो ये ऑफलाइन भी होता है एज वेल एज ऑनलाइन होता है। बट जब मैं ऑफलाइन की बात करूंगा तो ये मोस्टली लोकल होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आईआईटी कोचिंग की, तो दिल्ली के अंदर ही बहुत सारी आईआईटी कोचिंग्स आपको मिल जाएंगी, है ना। तो अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है तो उसकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि वो 8-10 किलोमीटर के रेडियस में जो है अपनी बेहतर कोचिंग को ढूंढ ले और वहां से जो है कोचिंग कर ले। तो 8-10 किलोमीटर के रेडियस में आप टारगेटिंग करोगे। तो ये वाली जो अप्रोच है ये आपको समझ में आ गई कि हमें किस चीज के ऊपर जाना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस के ऊपर। अगर नोट कर रहे हैं कहीं तो नोट करते चलिएगा कि गूगल माई बिजनेस एक ऐसी एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। मैं बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये आपको बता रहा हूं कि किसी भी कोचिंग बिजनेस के लिए, किसी भी लोकल बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस या गूगल, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, गूगल माई बिजनेस जो है वो नाम चेंज हो गया है, तो गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है। यहां से आप रेगुलर बेसिस पर जो लीड्स हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये लीड जनरेशन मशीन की तरीके से काम करता है, अगर आपने इसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया, सही तरीके से क्रिएट कर लिया। गूगल माई बिजनेस के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक
प्लेलिस्ट या बहुत ही इन-डेप्थ कोर्स लेकर आ जाऊंगा जहां पर मैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए गूगल माई बिजनेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। सेकंड जो पॉइंट है वो टारगेट ऑडियंस का है। अब टारगेट ऑडियंस यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है वो मोस्टली पेड कैंपेन्स को ध्यान में रख के लिखा हुआ है कि आपको जो टारगेट करना है वो स्टूडेंट्स को भी करना है एज वेल एज आपको पेरेंट्स को भी टारगेट करना है। ऐसा नहीं केवल आप स्टूडेंट्स को टारगेट करोगे, दोनों की ना इक्वल भागीदारी होती है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो लेट से 9th-10th क्लास के हैं तो ये मान के चलें कि जो डिसीजन लेते हैं ना वो पेरेंट्स ही लेते हैं। 70 to 80% डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें कि स्टूडेंट जो है वो IIT कोचिंग जो है वो सेलेक्ट करा या और कोई स्टडीज के लिए कंपटीशन के लिए वो कोचिंग सेलेक्ट करा है, लेट्स से IAS के लिए या UPSC के लिए वो कोचिंग सेलेक्ट करा है, वहां पर पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। वहां पर जो आप टारगेट करते हो वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हो प्राइमरी बेसिस पर। फाइन। तो यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी, जो टारगेट ग्रुप होगा वो स्टूडेंट्स भी होंगे एज वेल एज पेरेंट्स भी होंगे। अब मैंने ये चीज अलग अलग क्यों लिखी, इसको आप समझने की कोशिश करो। देखो, मान के चलते हैं कि आपने स्टूडेंट्स को टारगेट किया है फेसबुक एड्स के थ्रू। तो जब आप स्टूडेंट्स को फेसबुक एड्स के थ्रू टारगेट करते हैं तो स्टूडेंट्स को जो आप क्रिएटिव दिखाएंगे वो अलग होगा, डिफरेंट टाइप का क्रिएटिव होगा, डिफरेंट टाइप की मैसेजिंग होगी, वहां पर डिफरेंट टाइप की कॉपी होगी, क्योंकि वहां आप स्टूडेंट के जो भविष्य है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं। वहीं पर जब आप पेरेंट के लिए कोई कैंपेन चलाते हैं या पेरेंट के लिए कोई एड ग्रुप बनाएंगे, लेट्स से फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी एड कॉपी होगी, वहां पर जो आपका क्रिएटिव होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। वहां पर जो पेरेंट्स की समस्याएं हैं ना, जो पेरेंट्स सुनना चाहते हैं, जो पेरेंट्स देखना चाहते हैं, उस टाइप की आप एड कॉपी जो है वहां पर मेंशन करोगे। इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। जितने तरीके की आपकी टारगेट ऑडियंस होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज जो है वो क्राफ्ट करना पड़ता है। देखो, एक बंदा जो 16 साल का है ना वो दूसरी चीज समझना चाहता है, सुनना चाहता है। एक बंदा जो, अगर मैं पेरेंट की बात करूं, एवरेज एज मैं यहां पर जैसे ले लेता हूं, 40 की एवरेज एज ले ली मैंने यहां पर, तो इन दोनों की एज में आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है। इन दोनों की सोच में, इन दोनों की समझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इन दोनों की डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप पेरेंट को ऐड दिखा रहे हो तो आपकी ऐड कॉपी कैसी होनी चाहिए, और जब आप स्टूडेंट्स को ऐड दिखा रहे हो तो आपकी ऐड कॉपी कैसी होनी चाहिए। गाइस, मैं बहुत सारे ऐड अकाउंट्स को ऑडिट करता हूं, मैंने देखा है एक क्रिएटिव या 2 क्रिएटिव या 3 क्रिएटिव पकड़ लिए, वही स्टूडेंट्स को भी दिखा रहे हैं, वही पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं, वही रीमार्केटिंग में भी चल रहा है। ट्रस्ट मी, ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छे तरीके से अगर आपको कैंपेन्स रन करने, प्रॉफिटेबली कैंपेन्स रन करने, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने, जेन्युइन पावरफुल लीड्स जनरेट करनी है, तो ऐसे केस में आपको छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल प्रेजेंस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारी वेबसाइट होती है। अब क्योंकि ये लीड जनरेशन है, बात ध्यान से समझना, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि बिजनेस का नेचर जो है वो टोटली लीड जनरेशन है। तो यहां आप समझ जाओ, आपको लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे। बट लैंडिंग पेजेस बनाएंगे इसका मतलब ये तो है नहीं कि वेबसाइट हम छोड़ देंगे। और अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो एक हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा एसईओ के साथ प्ले करने का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम उस वेबसाइट का कर सकते हैं। तो यहां पर वही 3rd पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिएट वेबसाइट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबे समय के लिए। हो सकता है इस सेशन में आप जो वेबसाइट बना रहे हो ना उसका मजा आपको अगले सेशन में मिले। यह भी हो सकता है भाई 3-4 महीने तो आप ही मान के चलते हो ना कि वेबसाइट को रैंक कराने में लगेगा। अगर एवरेज कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होते हैं तो हम एफर्ट्स करते हैं और उसके बाद उनकी रैंकिंग आती है, तो 3-4 महीने तो उसमें लग ही जाएगा ना। अगर 3-4 महीने लग जाएगा, और यह भी आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कुछ एक पीक होता है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्सेज कराने वाली डिफरेंट कोचिंग्स होती है, उनके एडमिशन का एक पीक टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 12 महीने जो है वो ऑपरेट करती है ना। जैसे अगर मैं 8th से 12th तक की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो जो इस ग्रुप के स्टूडेंट्स को कैटर करती हैं, इस स्टैंडर्ड और क्लास के स्टूडेंट्स को कैटर करती हैं, उनका जो पीक रहता है वो कब रहता है भाई, फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक, है ना। उसके बाद कौन कोचिंग ज्वाइन करेगा, बहुत ही मुश्किल है ना कि कोई कोचिंग ज्वाइन करे। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपका, 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं ये बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे में आप बोर्ड एग्जाम
स्पेसिफिक भी कैंपेन चला सकते हैं, बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक भी कैंपेन चला सकते। तो कुछ चीजें आपको भी एज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग अगर आपकी एजेंसी है तो कुछ आपको सजेशंस कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स को भी देना पड़ेगा कि देखो भाई, हम वैसे तो पूरा 40,000 का कोर्स एक निकाल के चलते हैं, लेकिन ये टाइम है जब बोर्ड का टाइम पास आ रहा है, 3 महीने बचे हुए, तो हम 3 महीने का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं। फटाक से उसका लैंडिंग पेज बना, उससे रिलेटेड एड्स रन करने शुरू किए, फीस भी हमने तोड़ के 12,000 रुपए रख दी, या 3 या 10,000 जो भी हम रखना चाहें वो रख दी। तो इस टाइप के आपको सजेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मेजर करी जाती है वो यही करी जाती है भाई साहब कि पैसा कितना लगा और रिजल्ट कितना आया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको ट्राई करनी पड़ेंगी। हमने कई बार इन सभी चीजों को ट्राई किया। उसके बाद जब मैं वेबसाइट की बात कर रहा था तो यहां पर देखो एसईओ के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी एंड यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू सिटी और सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये देखो, यहां पर जैसे ये हमारी वेबसाइट है और यहां पर हम कोर्सेज लिख सकते हैं, कोर्सेज या हमारे सब्जेक्ट। अगर मैं 8 to 12th कोचिंग की बात करूं तो देखो मैं मैथ्स लिख दूंगा यहां पर। आप समझना, मैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैंने मैथ लिख दिया, मैंने साइंस लिख दिया, मैंने फिजिक्स लिख दिया, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स लिख दिया। अब यहां मैं लिख सकता हूं मैथ्स फॉर क्लास 9th, एक पेज बन गया ये। इसके अंदर मैथ्स फॉर क्लास 9th, मैथ्स फॉर 10th, मैथ्स फॉर 11th, मैथ्स फॉर 12th। तो अब आप देख रहे हो ना, मैथ्स कोचिंग क्लासेस पे ये वाले पेज को मैं टारगेट कर सकता हूं, मैथ्स फॉर क्लास 9th पे ये वाले पेज को, 10th पे ये वाले पेज को, 11th पे ये वाले पेज को, 12th वाले पेज को हम टारगेट कर सकते हैं इस टाइप के कीवर्ड्स के लिए जो लोग सर्च कर रहे हैं मैथ्स कोचिंग क्लासेस फॉर 12th। इसी तरीके से बहुत सारे लोग लोकेशन स्पेसिफिक सर्चेस करते हैं, कोचिंग क्लासेस फॉर क्लास 10th इन लखनऊ, तो उससे रिलेटेड आप पेजेस जो हैं वो बना सकते हैं यहां पर। तो आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बट ये चीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देने वाली है। एसईओ वाली चीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो देगी नहीं, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहां पर मैंने फिर क्या लिखा है, लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि लीड जनरेशन के लिए आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। तो लीड जनरेशन के लिए आपको मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब मैं यहां पर मल्टीपल शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, आप बोलोगे सर ये तो एक ही लैंडिंग पेज से काम चल जाएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने डिफरेंट ऑफर्स को टेस्ट किया, जैसे स्कॉलरशिप को प्रमोट किया लीड कैप्चर करने के लिए। कुछ ना कुछ तो हमें लीड मैग्नेट की तरीके से देना पड़ेगा ना, तो हमने स्कॉलरशिप टेस्ट को प्रमोट किया, ठीक है। उसके लिए हमने एक लैंडिंग पेज बनाया, हमने डेमो क्लासेस को प्रमोट किया, हमने उसके लिए दूसरा लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज 2। हमने डाउनलोड ब्रोशर को अपना जो है एक तरीके से लीड मैग्नेट रखा, उसके लिए लैंडिंग पेज 3 बनाया हमने। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने गूगल एड्स के लिए डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस बनाए और फेसबुक एड्स के लिए हमने डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस बनाए। फेसबुक एड्स के लिए डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस, गूगल एड्स के लिए डिफरेंट लैंडिंग पेजेस, क्योंकि यहां पर जो इंटेंट थी वो काफी हाई होती है और यहां पर केवल हम जो है इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करते हैं। तो यहां जो हमारा मैसेज होता है इस लैंडिंग पेज के ऊपर वो डिफरेंट हो सकता है उस लैंडिंग पेज के ऊपर जहां पर हम लोग गूगल एड से ट्रैफिक जो है वो लेकर आ रहे हैं। सारे पॉइंट्स नोट करते चलें, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपके हर प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल हो जाएं, ये भी जरूरी नहीं। मैं तो आपको वो चीजें बता रहा हूं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक्सपीरियंस करी है अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करके। जब आप हैवी बजट के ऊपर काम करते हो और आपका लीड फ्लो ज्यादा होता है, लीड फ्लो भी होता है, आपके पास कॉल्स भी आ रही होती हैं, ऐसे में आप को चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप डिफरेंट सीएमएसएस जो हैं आज के टाइम में बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीएमएस पोर्टल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। सीएमएस की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं लीड कैप्चर करने के लिए, और आईवीआर सिस्टम को जिनको आप टोल फ्री नंबर्स बोलते हो ना, टोल फ्री टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनकी फैसिलिटी आप ले सकते हो, आईवीआर सिस्टम की आप फैसिलिटी ले सकते हो, ताकि आप के पास जो कॉल्स आ रही हैं उनको भी आपकी टीम ना प्रॉपर मैनेज कर पाए। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट लीड जनरेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट कन्वर्टिंग दोज लीड्स इनटू योर स्टूडेंट्स। एंड भाई साहब लीड जनरेट करने में तो 500 रुपए लगे, एक लीड आपको 500 रुपए की आ रही है, लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो गई ना तो आपको 40,000 रुपए देकर जाएगी। तो यहां एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे आपको, क्या एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना आपको। तो आपको अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे सजेशंस आप अपने क्लाइंट्स को दें।
यहां पर मैंने फिर से वही चीज लिखी, क्रिएट वेबसाइट फॉर लॉन्ग टर्म एसईओ, टारगेट अकॉर्डिंग टू सिटी और सब्जेक्ट, ये पॉइंट रिपीट हो गया। क्रिएट जनरल कीवर्ड्स कैंपेन्स इन गूगल एड्स लाइक बेस्ट मैथ कोचिंग इन लखनऊ। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ना कॉम्पिटिटर्स के अराउंड भी अपने कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि मे बी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी शहर में होती हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, उनके ब्रांड नेम पर ही बहुत ज्यादा जो सर्चेस हैं वो आ रही होती है। तो ऐसे में आपके पास भी ऑप्शन होता है कि आप उन जो बहुत सारे सर्चेस वाले ब्रांड नेम्स हैं उनको कैटर करें और उनके ऊपर भी अपना जो ऐड है वो दिखाएं। तो आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इफ यू आर इनटू रिकॉर्डेड कोर्सेज या लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग में, तो आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन में, मतलब यहां पर मैं एंड्रॉइड या iOS ऐप की बात कर रहा हूं। आज के टाइम में तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐप दे देंगे जिसके ऊपर आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं। ये आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी, एक डिजिटल मार्केटिंग का जो इकोसिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम है किसी कोचिंग के लिए, उसको भी ये आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ये तभी है जब आप रिकॉर्डेड कोर्सेज या लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग में होंगे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसकी भी अपनी अलग से पूरी ऐप मार्केटिंग, ASO और ये सारी चीजें आपकी होती हैं। फाइन। उसके बाद आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने, क्रिएट ब्लॉग्स ऑन योर वेबसाइट, जो यहां पर मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्रिएट ब्लॉग्स ऑन योर वेबसाइट, इट गिव्स रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म। तो यहां भी तुमको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके ही ब्लॉग लिखना है, ऐसे नहीं कि जो मन चाहे वो ब्लॉग लिख देंगे। कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग्स लिखने, और ये सारी चीजें थोड़े टाइम के बाद आपको बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो देंगी। यूट्यूब चैनल अगर आप बनाना चाहो, इट्स ऑप्शनल, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आप बनाओ। एडवांटेज ये होगा कि यहां से बहुत आपको रीमार्केटिंग की ऑडियंस मिल जाती है, बहुत सारी आपको सिमिलर या लुक अलाइक ऑडियंस आपको मिल जाएंगी। वही एडवांटेज यहां पर भी होता है जो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, यूज वीडियोस इन क्रिएटिव्स, फेसबुक एड्स एंड यूट्यूब एड्स में आप वीडियोस को भी यूज कर सकते हैं। और यूट्यूब एड्स पे भी मैं थोड़ा सा पुश करूंगा आपको कि यूट्यूब एड्स के ऊपर आप जाएं, ये आपके लिए ब्रांड अवेयरनेस अच्छी कर देता है। और साथ ही साथ इसके बेसिस पर, मतलब जिन लोगों ने आपके वीडियो को देखा या इंटरेक्ट किया, उसके बेसिस पर आप रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। तो YouTube एड्स को आप एज टॉप ऑफ द फनल अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हैं कोल्ड ऑडियंस के लिए, और इसी कोल्ड ऑडियंस को आप वार्म बनाते हैं। और इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है YouTube एड्स की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छे कन्वर्जन कर लिए, या जो भी आपने YouTube एड्स रन किए थे कोल्ड ऑडियंस के लिए, जब आप उनको वार्म में लाते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट करते हैं, तो जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो इसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा होता है। तो कई बार अगर आपने अच्छे तरीके से YouTube एड्स रन किए तो आपको बेहतर ROI जो है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेरे ही एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी कंबाइंड स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है। यहां पर एक और पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स दैट विल क्रिएट बेस फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका फेसबुक पेज होगा, उसके ऊपर जब आप कंटेंट डालेंगे ना तो लोग आपके पेज पे आएंगे। तो आप पेज की जो ऑडियंस होती है, पेज बेस्ड जो कस्टम ऑडियंस होती है, कि जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक कर रखा है, जो लोग मेरे पेज को फॉलो करते हैं, इस टाइप की जो कस्टम ऑडियंस होती है उसको आप तभी बना पाओगे जब आप पेज के ऊपर ऑडियंस होगी। और पेज के ऊपर ऑडियंस कब आएगी? जब यहां पर कंटेंट जाएगा। और कौन सा कंटेंट? इंफॉर्मेशनल कंटेंट। तो ये तो हो गई हमारी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी, ठीक है। बट सोशल मीडिया से बिजनेस आने में, ऑर्गेनिक वे से बिजनेस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आपको मेन बिजनेस मिलेगा वो यहां से मिलेगा, यहां से, और जो मैंने फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का पॉइंट लिखा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद कोरा के ऊपर बहुत सारे कोचिंग रिलेटेड, बेस्ट कोचिंग रिलेटेड जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप एक बार जाकर चेक करें ना तो आपको समझ में आएगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं वहां पर। तो उनके आप प्रॉपर जो आंसर्स हैं वो ड्राफ्ट कर सकते हैं और उन आंसर्स में आप अपनी कोचिंग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और ट्रैफिक आप वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। देखिए, ये डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपका डिजिटल प्रेजेंस मस्ट है। वेबसाइट होगी तो उस पर पिक्सल लगेगा, वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर रीमार्केटिंग जो टैग है वो लगेगा। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगी। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप इसका बजट एलोकेशन करते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जब आप एड्स रन करने जाओगे और इसका बजट एलोकेशन करोगे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो
टाइम है एड्स रन करने का वो मेजरली 4-5 महीने का ही टाइम होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 10-15 दिन के अंदर हम कितनी जल्दी ना अकाउंट्स को वार्म अप करें, वहां से डेटा लें, और उसके बाद जो बीच का टाइम होता है वहां पर किस टाइप से हम ज्यादा बजट जो है वो पुश करें, ताकि हम लास्ट में रीमार्केटिंग कर सके या जो हमारी नर्चर हुई ऑडियंस है उसको हम एड्स दिखा सके। तो ये इसका जो मीडिया प्लान है ना वो बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है कि भाई अगर हमें 4 महीने कैंपेन चलाना है तो 15 दिन 10 दिन तो टेस्टिंग में निकल जाते हैं, ठीक है, कि लीड्स कितने में आ रही हैं, हमारे जो कैंपेन्स है वो लर्निंग से बाहर आए या नहीं है, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं काम कर रही है। गूगल एड्स चलाएंगे तो 3-4 दिन तो आपको निगेटिव कीवर्ड्स ठीक करने में ही लग जाएंगे, फाइन। उसके बाद आपके कैंपेन्स थोड़े से वार्म हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स थोड़े से वार्म हो जाते हैं, आपको डेटा समझ में आने लगती है कहाँ से चीज़ें हो रही, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करते जाते हो और उसके बाद आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो, क्योंकि ये गेम 4-5 महीने का ही होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मतलब मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ जनरल जैसे एकेडमिक वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गई, इनकी मैं अगर बात कर रहा हूं तो एक स्पेसिफिक पीरियड में ही एडमिशंस लेते हैं, भर भर के एडमिशंस लेते हैं। तो आई बिलीव बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। लैंडिंग पेज वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, सीएमएस के को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर कोचिंग ठीक ठाक है आपकी। 40-50 लीड्स, आप क्वालिटी लीड्स, अगर आप 50-60 क्वालिटी लीड्स जनरेट कर रहे हैं और इसके पीछे बैकएंड में टीम है, तो ये सब जो है समझने के लिए कि हमारी टीम हर लीड के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है, उस लीड की अब स्टेज क्या है, जब वो लीड हमारे पोर्टल में आई थी उसके बाद उसकी स्टेज क्या है, किस टाइप से किस टीम मेंबर ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो ये तो लीड कैप्चर होने के बाद का खेल है। लेकिन इससे आपको लीड की क्वालिटी वगैरह जैसी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, मैं बार बार कहता हूं चैनल को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, मैं भी अपने चैनल की एनालिटिक्स देखता हूं तो मुझे पता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।